हेलो बच्चों, तो हम शुरू करने जा रहे हैं। आपके चैप्टर वही है धातु एवं अधातु, लेकिन टॉपिक नहीं है जो कि है धातु कर्म। ठीक है, इसको इंग्लिश में मेटलर्जी भी कहते हैं, तो वो मैटर नहीं करता हिंदी क्या इंग्लिश क्या है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं धातु कर्म क्या होता है। देखिए, जो धातु होता है ना, ऐसे नहीं होता कि भैया आप जैसे हथौड़ा देख रहे हो तो वैसे ही वो था, सिर्फ उसको लोहार ने पीट के बना दिया। या फिर डेस्क देख रहे हो, ऐसा नहीं था कि बस लोहा रखा हुआ था उसको पीट के बस बना दिया। ऐसा नहीं होता भैया। जो धातुएं होती है ना, ये ऐसे नहीं होती, वो बहुत ही उनमें यूँ कहे कि जैसे कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, थोड़ी मतलब अशुद्धि टाइप की होती है, बहुत सारी शुद्धि होती है, तो वो उस तरह से पाई जाती है। और ये हम ये बताएं आपको कि ये धरती में से निकाली जाती हैं। मैं आपको बताऊं कि लगभग मैंने आपको पहले भी बताया था कि लगभग कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है, अब इन 118 में से 88 तत्व ऐसे हैं जो धातु हैं। क्या है? धातु हैं। अच्छा, अब ये जो धातुएं हैं ना, इनको अयस्कों से निष्कर्षित किया जाता है। मैं अयस्क पे बाद में आऊँगा, खनिज पहले चलता हूँ। तो ये जो है ना, वो खनिज से निकलती है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो धातुएं होती हैं मुख्यतः जो जो प्राप्त होती है भूमि से, दो अवस्था में पाई जाती है। पहला होता है स्वतंत्र अवस्था। क्या? स्वतंत्र अवस्था। ठीक है, पहली बात ये कि जो धातुएं होती हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, एक कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये क्या बात कह रहे हैं सर, आप तो बहका रहे हैं। ये क्या स्वतंत्र अवस्था संयुक्त अवस्था होती है, ये क्या बात है भाई? हाँ, आप लोग ऐसा सोच रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं है। ये तो जो धातुएं होती हैं ना, बेसिकली जब हम आपको पिछला लेक्चर पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि जो धातु हैं उनको सक्रियता श्रेणी में 3 भागों में बांटा गया है। याद है आपको? मैंने आपको उस समय पढ़ाते समय ये बताया था कि भैया ये जो देखो कुछ धातुएं ऐसी है जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, वो सबसे पहले रखी गई, सबसे ऊपर रखी गई थी। उसके बाद कुछ धातुएं थी जो उससे कम क्रियाशील थी, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी थी जो सबसे लास्ट में सबसे नीचे रखी गई थी। आपको अगर याद हो तो मैंने वहाँ पे नाम बताया था आपको गोल्ड का और बताया था प्लैटिनम का। ठीक है, ये अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 2 नाम बताए थे। कहा था कि भैया ये 2 धातुएं ऐसी होती हैं जो बहुत कम क्रियाशील होती हैं। मतलब यूँ कहे कि लगभग इनकी क्रियाशीलता ना 0 के बराबर होती, बहुत कम क्रिया करती हैं। तो अगर ये बहुत कम क्रिया करती हैं तो आप बताइए कि ये हमको कैसे प्राप्त होंगी? ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएंगे कि संयुक्त अवस्था में पाई जाएंगी? देखिए, सीधी सी बात है, अगर ये रिएक्शन नहीं करेंगी तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएंगी, मतलब मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी। ये किसी के साथ भी अब क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, बहुत कम रेयर केस में करती है, इसीलिए ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, संयुक्त अवस्था में देखिए, जो मैंने पहली कैटेगरी आपको बताया था और दूसरा कैटेगरी जो मैं आपको बताया था, उस कंडीशन में आपको ये बताया था कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। मतलब अगर ये अभिक्रियाशील होंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये अगर इनको कुछ भी मिल गया रिएक्शन करने के लिए तो ये फटाक से रिएक्शन कर जाती हैं। और अगर उनके साथ ये रिएक्शन कर गई तो वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाएंगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो देखो, ऐसी धातुएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हो, किसी के साथ अभिक्रिया ना की हो, ऐसे ही पाई जाती है भूपर्पटी में, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ये कह देते हैं कि भैया ये मुक्त अवस्था में पाई जा रही हैं। ठीक है, अच्छा, ये इनमें देखो, अगर हम बात करें किसके एग्जाम्पल आएंगे, इसमें देखो गोल्ड का आएगा और प्लैटिनम का आएगा और थोड़ा बहुत सिल्वर का भी हो जाता है। मतलब देखो, ये सोना है, ये चांदी है, ये प्लैटिनम, दोनों की तीनों बहुत महंगी धातुएं हैं। और कई बात ये कह देते हैं कि प्लैटिनम विश्व की सबसे महंगी धातु है। ठीक है, ये बात ठीक है। अच्छा, अब संयुक्त अवस्था में देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो जिंक है, कॉपर है, इन सब के जो मतलब ये सब धातुएं पाई जाती हैं ना, ऐसे नहीं पाई जाती। ये देखो, ये जो धातुएं ऐसे ही मिलती है, सिर्फ ऐसे सिंपल, लेकिन ये जो धातुएं ये ऐसे नहीं मिलती। ये कैसे मिलती हैं? ये देखो, मिलती है कार्बोनेट के फॉर्म में। किसके?
कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगी आपको, क्लोराइड के फॉर्म में मिलेंगी आपको। इस तरह से मतलब अलग अलग, देखो कार्बोनेट मतलब क्या होता है ना, अगर मैं इसके साथ Ca, देखो अगर कार्बोनेट मतलब होता है अगर CO3 अगर जोड़ दिया जाए किसी के साथ तो ये होगा कार्बोनेट। क्लोराइड मतलब होता है कुछ नहीं, अगर इसके किसी मान लो इसके साथ Cl जोड़ दिया गया तो इसका क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये संयुक्त अवस्था में कुछ अयस्क पाए जाते हैं, कुछ खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। और किनके पाए जाते हैं? वे धातुएं जो बहुत ही रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ ये जो धातुएं होती हैं भूपर्पटी से प्राप्त की जाती हैं। इसका मतलब ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि धातुएं जिस अवस्था में पृथ्वी से प्राप्त की जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो देखिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि धातुएं जिस अवस्था में भी पृथ्वी से प्राप्त की जाती हैं उसको कहते हैं खनिज, ठीक है। मतलब मान लो जैसे अभी आपने सुना होगा कि जल्दी भैया कहीं सोने का खदान मिला था इंडिया में, ठीक है। तो मान लो भूपर्पटी है, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। ये देखो आप छोटे से नन्हे से प्यारे से देखो ये आप हैं, ठीक है, ये देखो आप हैं, ठीक है। अभी आपको पता नहीं है कि आपके धरती के यहाँ नीचे यहाँ बहुत ढेर सारा यहाँ पे लोहा है। क्या है? लोहा मतलब समझ रहे हैं ना, इसका मतलब होता है आयरन, ठीक है, आयरन। इसका जैसे Fe से इसको डिनोट करते हैं, 26 इसका परमाणु क्रमांक होता है, 56 इसका परमाणु भार होता है, ठीक है। अब इतना नीचे लोहा तो है, मतलब आयरन तो है, लेकिन इतना नीचे है, और ये सिर्फ ऐसे नहीं होगा भैया ये Fe फॉर्म में होगा, ऐसे नहीं होता है, ये संयुक्त अवस्था में होगा, कई चीज़ों से रिएक्ट करके अपना एक अलग कंपाउंड बना लेगा। जैसे मैं आपको एक आध एग्जाम्पल दूं तो देखिए, जैसे Fe3O4 इस तरह से पाया जाएगा, या फिर और भी कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से पाया जाता है। अब हमको इससे प्राप्त करना होता है इसको दैट मीन शुद्ध लोहे को, शुद्ध आयरन को। तो इन खनिजों से, जो खनिज यहाँ पे पाए जा रहे हैं, भूपर्पटी के नीचे पाए जा रहे हैं, इनसे शुद्ध धातुओं को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? धातु कर्म, ठीक है। धातु कर्म जो हमारा टॉपिक का नाम है, ठीक है। तो खनिजों से शुद्ध धातुओं को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? धातु कर्म, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब इसके तो बहुत सारे खनिज हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे अयस्क हो सकते हैं, सॉरी ध्यान दीजिएगा, आयरन के बहुत सारे खनिज हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के साथ ये होगा, और भी इसके कंपाउंड होते हैं। जिससे मैं आपको बताऊं तो Fe2O3 भी होता है, ठीक है। इस तरह के भी कंपाउंड होते हैं जो पाए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर की बात करूं तो देखो पाया जाता है CuS फॉर्म में, Cu या Fe2 फॉर्म में पाया जाता है। और जिससे मैं और कंपाउंड की बात करती है, देखो कॉपर की बात हो गई। और देखो जैसे अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो Al2O3 इंटू 2H2O, इस तरह से मतलब हर कंपाउंड की ना ढेर सारे अयस्क होते हैं, मतलब ढेर सारे खनिज होते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, खनिज होते हैं, ठीक है। अब कुछ खनिज ऐसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनसे धातुओं को बहुत आसानी से और बहुत सुगमता से बहुत कम खर्चे में प्राप्त किया जा सकता है। देखो मैं फिर से यहाँ पे लिख दिए करता हूँ कि कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनसे धातुओं को, यहाँ देखो धातु प्राप्त कर लेंगे हम, और कैसे प्राप्त करेंगे? आसानी से प्राप्त कर लेंगे और बहुत ही कम खर्चे में, ठीक है, कम खर्चे में प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे खनिज को कहते हैं हम अयस्क। क्या कहते हैं? अयस्क। देखिए ऐसे खनिज जिनसे हम धातुओं को बहुत ही आसानी एवं कम खर्चे में प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे खनिज को हम क्या कहते हैं? अयस्क, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो अयस्क होते हैं बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के? 4 टाइप के होते हैं। अच्छा, अब वो 4 टाइप कौन से हैं? देखो बताता हूं मैं आपको। देखो पहला है ऑक्साइड,
ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है। देखो मतलब ये ऐसे अयस्क होते हैं जिनमें जो धातुएं होती है वो ऑक्साइड फॉर्म में पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर देखो ऑक्साइड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई एलिमेंट मान लो एक्स एलिमेंट कोई भी है, ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है और बना रही है इसके साथ अपना कंपाउंड, तो ऐसी स्पीसीज को कहते हैं ऑक्साइड। आ रही बात समझ में? देखो ऑक्साइड क्या होती है, अगर ऑक्सीजन किसी भी के साथ रिएक्शन कर जाए, मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर जाए और उस कंडीशन में, अगर उस कंडीशन में ये बनाता है अपना ऑक्साइड, मतलब जो अपना कंपाउंड बनाएगा उसको क्या कहेंगे, ऑक्साइड। ठीक है, तो अयस्क ऐसे कुछ होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और बनाते हैं ऑक्साइड। अब इन ऑक्साइड को, ये जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं इनको कहते हैं ऑक्साइड अयस्क। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो Cu2O, ठीक है, और जैसे Al2O3 इंटू 2H2O, ठीक है। देखो क्या, देखो इसको कहते हैं क्यूप्राइट। क्या कहते हैं, क्यूप्राइट। सिर्फ एग्जाम्पल है इसमें, देखो याद करने की बड़ी बात है, और बाकी ऑक्साइड वॉक्साइड तो आप याद ही कर लेंगे। ठीक है, ये देखो ये क्यूप्राइट है और इसको कहते हैं बॉक्साइड। ठीक है, इसको कहते हैं बॉक्साइड। ठीक है, तो देखो जो ऑक्साइड है इनके हमने दो आपको एग्जांपल बताए, एक बताया क्यूप्राइट, दूसरे बताए ऑक्साइड। देखो इनमें क्या है, एक कॉपर का ये अयस्क है और ये जो अयस्क है किसका है, ये एल्यूमिनियम का है। ठीक है, और आप दोनों में देखोगे तो दोनों में एक कॉमन सी बात आपको नजर आएगी कि कॉपर भी ऑक्सीजन के साथ है और एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ है। ठीक है, देखो क्यूप्राइट का फॉर्मूला क्या है, Cu2O, और जो बॉक्साइड इसका क्या फार्मूला है, Cl2O3 इंटू 2H2O। ठीक है ना। अब देखिए हमारा जो अगला आता है वो क्या आता है, वो आता है कार्बोनेट अयस्क। ठीक है, कार्बोनेट अयस्क। देखो वो क्या होता है मैं आपको बताऊं। दूसरा आता है कार्बोनेट अयस्क। ठीक है, अब भैया ये क्या बात हुई, ये क्या होता है कार्बोनेट अयस्क। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कार्बोनेट अयस्क। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई स्पीसीज, मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम है, अगर ये CaO3 इस फॉर्म में है, इसको कहते हैं कार्बोनेट। CO3 को क्या कहते हैं, कार्बोनेट। अगर कोई भी स्पीसीज इसके साथ है तो उस स्पीसीज को कहेंगे कार्बोनेट। जैसे मैं और आपको एग्जांपल देखो, इसका नाम है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल दूँ तो देखो CO3, ये क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, और एग्जांपल मैं आपको दूँ तो देखो ये क्या है, ये है Na2CO3, ये क्या है, ये है सोडियम कार्बोनेट। तो देखो सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है कि कार्बोनेट वो होते हैं जो जिनके साथ पाई जाती है स्पीसीज CO3। ठीक है, ऐसे स्पीसीज को क्या कहते हैं, ऐसे स्पीसीज कहते हैं कार्बोनेट। ठीक है, अब ऐसे अयस्क जिनमें कार्बोनेट ये वाला स्पीसीज पाया जाता है उनको कहते हैं क्या, कार्बोनेट अयस्क। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो CuCO3 इंटू CuOH का ट्वाइस। ठीक है, इसका नाम है मैलेकाइट। ठीक है, क्या नाम है, मैलेकाइट। ठीक है, इसका क्या नाम है, मैलेकाइट। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि कार्बोनेट अयस्क ऐसे अयस्क होते हैं जिनमें ये वाली स्पीसीज पाई जाती हो, इसको कहते हैं कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा
देखो एग्जाम्पल के तौर में मैंने बता दिया आपको मैलेकाइट, इसका जो फॉर्मूला होता है CuCO3 होता है इंटू CuCO3 इंटू CuOH का ट्वाइस। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। देखो अगला अयस्क हमारा जो होता है वो होता है सल्फाइड। क्या? सल्फाइड अयस्क। ठीक है, अब भैया ये क्या होता है? पहला हमने पढ़ा ऑक्साइड पढ़ा, दूसरा पढ़ा कार्बोनेट पढ़ा, अब तीसरा आ गया सल्फाइड अयस्क। ये क्या होता है? देखो अगर जो हमारा धातु है वो सल्फाइड फॉर्म में पाया जा रहा है, मतलब देखो सल्फाइड का क्या मतलब होता है, अगर जैसे मान लो ये Na है, पाया जा रहा है सल्फर के साथ, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम सोडियम सल्फाइड। अगर ये देखो जो सल्फर अगर मैग्नीशियम के साथ पाया जा रहा है, इसको कहेंगे मैग्नीशियम सल्फाइड। ठीक है, अगर मान लो ये सल्फर पाया जा रहा है कैल्शियम के साथ, क्या कहेंगे? कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है, तो ऐसे अयस्क जो सल्फर कंटेन करते हैं, सिंपल सल्फर कंटेन करते हैं, सल्फाइड ग्रुप रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सल्फाइड अयस्क। तो ऐसे अयस्क जो सल्फाइड ग्रुप को रखते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सल्फाइड अयस्क। मेरी अयस्क का हिंदी बार बार गलत हो रहा है, तो अयस्क। ठीक है, इसको ठीक है। देखो इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर का इसका बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल आता है, कॉपर पैराइट का CuFeS2। ठीक है, कॉपर पैराइट इसको कहते हैं कॉपर पायराइट। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो होता है इसे गैलेना PbS, इसको क्या कहते हैं? गैलेना। ठीक, तो देखो क्या होता है, पहला था वो वाला ऑक्साइड वाला, उसमें क्या था? उसमें जो हमारे धातु पाए जाते थे वो कैसे पाए जाते थे? वो ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते थे। ठीक है, जैसे मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल बताया था Fe3O4 का। ठीक है, और यहाँ पे देखो दूसरा हमारा क्या था? कार्बोनेट अयस्क है, जिसमें कार्बोनेट स्पीशीज पाई जाएगी धातुओं के साथ, ऐसे इसको क्या कहेंगे? कार्बोनेट अयस्क कहेंगे। और जो तीसरा होता है वो क्या होता है? सल्फाइड अयस्क। इसमें क्या होगा? जो हमारा धातु होगा कैसे पाया जाएगा? सल्फाइड फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, और जो हमारा चौथा है मैं आपको बताऊं वो होता है क्लोराइड अयस्क। क्या? क्लोराइड अयस्क। ठीक है, अयस्क। ठीक है, इसमें देखो जो हमारा धातु होता है वो क्लोराइड फॉर्म में पाया जाता है, मतलब उसके साथ कहीं ना कहीं क्लोरीन जुड़ा होगा। जैसे ये देखो इसका, ये सिल्वर का है, इसका AgCl। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ, मतलब खनिजों का ये हो गया वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण में हमने खनिजों को क्या देखा कि खनिज हमारे कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला क्या देखा हमने? पहला देखा था हमने ऑक्साइड वो होते हैं जिसमें धातु ऑक्सीजन कंटेन करते हैं, और मैंने आपको उसमें एग्जाम्पल बताया था कि Fe3O4 का। ठीक है, जिसको मैंने नाम बताया था मैग्नेटाइट, ये मैग्नेटाइट है। ठीक है, ये देखो मैग्नेटाइट। ठीक है ना, और फिर दूसरा क्या है? कार्बोनेट, जिसमें वॉल स्पीशीज, जिसमें कार्बोनेट ग्रुप आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? कार्बोनेट है, कहते हैं। सल्फाइड वाला देख लो, इसमें क्या होता है? इसमें सल्फर होता है। और देखो क्लोराइड वाला जो होता है इसमें क्लोरीन कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अयस्क। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ जितना पढ़ाया अब तक। देखो खनिज वो होता है कि जिस रूप में भी धातुओं को भूमि से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब अगली बात आती है कि भैया खनिज बहुत टाइप के हो सकते हैं किसी भी एक धातु के लिए। तो मैंने कहा भैया ऐसा खनिज जिससे हमारा धातु बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और बहुत कम खर्चे में प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। फिर मैंने बताया अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड और क्लोराइड। अच्छा, यहाँ तक की बात हो गई। अब इन अयस्कों से किस तरह से प्राप्त किया जाए धातु को, अब हमको इस चीज़ को पढ़ना है। देखो मैं आपको बताऊं कि जो अयस्क होते हैं ये भूमि से बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि इतना टुकड़ा होता है, बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं कि जब हम अयस्क निकालते हैं भूमि से तो उसको सबसे पहले पीसते हैं। क्या करते हैं?
पीसते हैं, तो ये हमारी पहली प्रोसेस होती है, वो होता है पीसना। ठीक है, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है जिसे कहते हैं क्रशर। ठीक है, क्रशर होता है, आपने शायद अगर कभी अगर आपके गांव में कोई भट्ठा वट्ठा हो तो आपने देखा होगा क्रशर मशीन को, उसमें कोयला क्रश किया जाता है। मतलब कोयला जो होता है जो आधा ट्रक भर भर के इतना बड़ा सा, फिर और बड़ा बड़ा सा उसमें मतलब टुकड़ा होता है कोयले का, तो वो उन टुकड़ों को जब क्रशर में डालते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े बना के बाहर कर देता है। ठीक है, तो क्रशर सबसे पहले खनिजों को बड़े बड़े क्रशर मशीन में डाला जाता है और जिनको क्या करता है, तोड़ के उनको बदल देता है पाउडर फॉर्म में। किसमें? पाउडर फॉर्म में। ठीक है ना, कोई भी आप जब अयस्क प्राप्त करोगे भूमि से तो सबसे पहला काम यही करोगे, उसको पीसोगे। ठीक है, अब दूसरा काम करते हैं सांद्रण। क्या? सांद्रण। देखो सांद्रण क्या होता है। ठीक है, जैसे जब हम खनिजों को प्राप्त करते हैं भूमि परपटी से या फिर भूमि में से, तो उसमें सिर्फ धातु का कंपाउंड ही नहीं रहता। जैसे मैंने बताया कि अगर कॉपर का अयस्क हमको मिला है CuFeS2 मिला है, मतलब कॉपर पायराइट मिला है, तो ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ कॉपर है, आयरन है, सल्फर है, ऐसा नहीं होता भैया। जब इसको आप प्राप्त करोगे भूमि से तो उसमें भूमि मतलब मिट्टी के भी कण होंगे, कंकड़ भी होगी और बहुत सारे ऐसी अशुद्धियाँ उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, और उन अशुद्धियों को कहते हैं गएंग। क्या कहते हैं? गएंग। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं अधात्री। क्या कहते हैं? अधात्री। फिर से बताता हूँ कि खनिजों में पाई जाने वाली अशुद्धियों को क्या? खनिजों में पाई जाने वाली अशुद्धियों को कहते हैं गएंग या अधात्री, और इन गएंग या फिर अधात्री को निकालना ही कहलाता है सांद्रण। ठीक है, देखो फिर मैं फिर से बता रहा हूँ कि खनिजों में कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जिन्हें गएंग या अधात्री कहते हैं। अब इनको निकाल कर शुद्ध धातु प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? सांद्रण। ठीक है, अब देखिए ये जो सांद्रण है ना, इसमें कई टाइप की प्रोसेस होती है, मतलब कई टाइप का सांद्रण होता है। जैसे पहला इसमें मैं आपको बताऊँ तो होता है फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि। ठीक है, दूसरा देखो इसमें होता है पृथक्करण विधि या चुंबकीय विधि कह लेते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, अच्छा अगला देख लो, इसको जैसे कहते हैं इसको हाइड्रोलिक या फिर इसी को कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है ना, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखो इसमें फेन प्लवन विधि है। ठीक है, ये देखो चुंबकीय पृथक्करण विधि है और ये हाइड्रोलिक विधि है। देखो तो फेन प्लवन विधि में सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि फेन प्लवन विधि क्या होती है। फेन प्लवन विधि कुछ नहीं होती, देखो बहुत आसान है, पूरी धातु कर्म में इससे आसान कुछ नहीं होता। देखो एक बड़ा सा ले लो डब्बा, ये देखो बड़ा सा ले लिया हमने, क्या डब्बा ले लिया। अच्छा अब इसमें क्या करना है, हमको भर देना है पूरा पानी। ठीक है, अब पानी भर दिया, अब इस पानी में हम बाहर से डाल देते हैं अयस्क को। क्या डाल देते हैं? अयस्क को डाल देते हैं। अब अयस्क के साथ साथ इसमें और भी कुछ डाल देते हैं, जैसे चीड़ का तेल डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं पोटेशियम एथिल जैंथेट। ठीक है, तो अयस्क डाला, चीड़ का तेल डाला, पोटेशियम एथिल जैंथेट डाल दिया। ठीक है, और बस। ठीक है, तो इसमें क्या डाला, देखो अयस्क को डाल दिया। और बेसिकली जो अयस्क होते हैं ना, वो मैं आपको बताऊँ सल्फाइड होते हैं। क्या होते हैं? सल्फाइड मतलब समझ रहे हैं ना कि ऐसे अयस्क जो सल्फर को कंटेन करेंगे, जैसे CuFeS2। ठीक है, ऐसे अयस्क। ठीक है, या फिर PbS ऐसे अयस्क। ठीक है, जिसमें सल्फर होगा। ठीक है, तो फेन प्लवन विधि में
क्या होता है कि एक हमने कंटेनर लिया, इसमें पानी भर देते हैं और इस पानी में हम डाल देते हैं सल्फाइड अयस्क को, चीड़ के तेल को डाल देते हैं और पोटेशियम एथिल जैंथेट को डाल देते हैं। अच्छा, अब भैया इसको हमने डाल दिया, ठीक, ये देखो ऐसे लिख दिया। अब क्या करते हैं कि इसमें एक बाहर से ऐसा कुछ कर देते हैं ना कि इसमें हम वायु को प्रवाहित कर सकें। देखो अब इसमें हम, देखिए पूरा पानी भरा है, इसमें सब कुछ है, ठीक है, पूरा मटेरियल, ठीक है। अभी देखो इसमें हम एक संयंत्र ऐसे लगा देते हैं ताकि हम जब बाहर से पानी फूकेंगे, जब इसमें हम वो हवा डालेंगे तो इसी से वो निकलेगी हवा, ठीक है। ये जो मैं अभी पोर बना रहा हूँ, जो छिद्र बना रहा हूँ, इससे निकलेंगी। और देखो यहाँ से मान लेते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें वायु डालते हैं, वायु को प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब इसमें हम ये सब डाल के क्या क्या डाल दिए, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अयस्क डालेंगे और वो अयस्क कैसा होगा, सल्फाइड होगा। इसमें और चीड़ का तेल डाल देंगे, पोटेशियम एथिल जैंथेट को डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम वायु को प्रवाहित करेंगे। अब क्या होता है, देखो इसमें जो अयस्क होता है वो ऊपर, यहाँ ऊपर की तरफ इस तरह देखो झाग के रूप में, आपने झाग देखा है, झाग मतलब देखो होता है, जैसे आप कभी कपड़ा वपड़ा धोते होंगे तो या फिर नहाते वहाते होंगे तो साबुन से झाग निकलता है, ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद देखा है ना। तो ये जो अयस्क होते हैं ऊपर झाग के रूप में एकत्रित होने लगते हैं। अब इन्हीं झाग को हम क्या करते हैं, इन्हीं झाग को हम अपने एक पात्र में जो इससे हम कनेक्ट किए रहते हैं, इसी में हम इसको एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा शुद्ध अयस्क, मतलब इसको हमने प्योरीफाई कर लिया। अब इसमें कोई भी अधात्रि, कोई भी अशुद्धि नहीं है, ठीक है। देखो मैं फेन प्लोन विधि को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। फेन प्लोन विधि क्या होता है, ये सांद्रण की एक विधि है जिसमें हम सल्फाइड अयस्कों का शुद्धिकरण करते हैं। एक बात मैं इसमें और बताऊं कि ये जो फेन प्लोन विधि होती है, ये अयस्कों के भीगने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है, भीगने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये देखो, ठीक है। ये जो विधि है हमारा फेन प्लोन विधि, ये अयस्कों के भीगने के ऊपर निर्भर करती है। जैसे कुछ अयस्क होते हैं ना कि पानी से वो पानी में नहीं घुलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में बहुत आसानी से घुल जाते हैं। तो जो पानी में बहुत आसानी से घुल जाते हैं उसको कहते हैं जल स्नेही या फिर जल रागी, और जो नहीं घुलते हैं उसको कहते हैं जल विरोधी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, फेन प्लोन विधि क्या है, इसमें हम सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं, और यह इन बातों पर, यह जो सांद्रण है ये इन बातों पर निर्भर करता है कि हमारा जो अयस्क है वो जल रागी है कि जल विरोधी है। अच्छा, अब देखो इसमें हम प्रोसेस में क्या करते हैं, इसमें हम कंटेनर लेते हैं, एक पात्र लेते हैं जिसमें हम पूरा पानी भर देते हैं और पानी में डाल देते हैं सल्फाइड अयस्क, चीड़ का तेल, पोटेशियम एथिल जैंथेट डाल देते हैं, और फिर इसमें हम वायु की प्रवाह करते हैं। देखो इसमें से वायु निकलेगी ऐसे, ठीक है, ये देखो वायु निकल रही है। और जब इसमें वायु का प्रवाह करते हैं तो हमारा जो अयस्क होता है ऊपर झाग के रूप में एकत्रित हो जाता है, और इन झाग को हम एक पात्र में यहाँ पे ले लेते हैं और इस तरह से इसका सांद्रण हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। जब हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे तो हम वहाँ पे बात करेंगे आपसे चुंबकीय पृथक्करण विधि पर, ठीक है ना। तब तक आप पढ़ते रहिए, मैंने जितना पढ़ाया आप उतना रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना।